मान के चलो कि आपका बर्थडे है और आपने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे अपने बर्थडे की इस ईयर बेस्ट पार्टी चाहिए। मम्मी के पास अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बर्थडे पार्टी अच्छे से वो ऑर्गेनाइज करे। तो ये क्या है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि मम्मी क्या क्या करे, अकेले कुकिंग भी करना है, मार्केट से ग्रॉसरीज भी लेनी है, केक भी लेना है, डेकोरेशन भी करना है, क्लाइंट जितने भी आपके गेस्ट आएंगे उनको भी देखना है। मम्मी अकेले क्या क्या करे, तो उन्होंने क्या क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट दिया है। इसे कहा जाता है डेलीगेशन। व्हेन यू ट्रांसफर और शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर्स। पापा को बोल दिया ग्रॉसरी लाने के लिए, कुकिंग का काम खुद करेंगी, डेकोरेशन का काम आपकी सिस्टर करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने डेलीगेट कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्स देने का काम है जो मम्मी कर रही है, उनके पास ये ऑर्डर देने की अथॉरिटी है। अकाउंटेबिलिटी एक और वर्ड जो आपने शायद सुना होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि फिर भी एंड ऑफ द डे अगर पार्टी अच्छी नहीं होती है तो किसको क्वेश्चन किया जाएगा, मम्मी को। ये है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि आगे वैसे मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा ये टॉपिक भी हाथ से ना जाए और ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसको भी कवर कर लेती हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स। ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि ड्यूटी टू डू दी वर्क। और ट्रांसफ़र और शेयरिंग की जब बात आती है उसे कहा जाता है डेलीगेशन। और ये सारे ही मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं मैनेजरियल डिसीजंस को और स्मूथ करने के लिए। एक ही पर्सन सारे काम नहीं कर सकता ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए जो उसके पास राइट है ना, वो है अथॉरिटी, या उसके पास जो पावर है यही है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। अथॉरिटी जो है वो बेसिकली पोजीशन से आती है और ये टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है और इट कैन बी शेयर्ड, बट ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू कंप्लीट द टास्क। एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं इसके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन में? सबसे पहले कि जो भी टास्क है ना उसको असाइन करो, ग्रांटिंग अथॉरिटी पावर दो कि वो डिसीजन ले सके, और अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करो कि उनको आंसर करना होगा अपना जो भी उन्होंने स्टेप्स लिया है या जो भी एक्शन लिया है उसका। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू मिसयूज। अथॉरिटी तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, काम अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेल्स जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है जितनी भी सेल्स टीम है ना उसको ऑर्डर देने के लिए कि देखो हमें इस मंथ जो है सेल्स टारगेट वो 10% से इंक्रीज़ करना है। तो ये ऑर्डर देने की उसके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन अगर वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि अगर ये सेल्स टीम टारगेट मीट नहीं कर पाती है तो इसके लिए अगर ये जो सेल्स मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, देन डेफिनेटली वो मिसयूज़ करेगा अपना उसके पास जो भी पावर है ना, प्रेशर बिल्ड करेगा सेल्स टीम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिले इन टास्क। अब ये जो सेल्स टीम है इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई है कि इनको सेल्स को इंक्रीज़ करना है, लेकिन इनके पास ये डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आया है कि वो अपने क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करें। कोई इनके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, या हर काम के लिए इनको जाके अपने मैनेजर से पूछना पड़ रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिले इन वर्क। ठीक है, डिलीगेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मीन्स बैकिंग आउट फ्रॉम द टास्क। ये फिर भी है कि जो एंड ऑफ द डे जैसे मम्मी अकाउंटेबल थी ना कि पार्टी अच्छी नहीं हुई, सिमिलरली जो मैनेजर है वो ही अकाउंटेबल होगा डेलीगेशन के बाद भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ में कर लिया है, अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की। स्पैन ऑफ कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका ये किसने दिया था देख लेना एक बार, किसके अंडर ये आता है या नीचे कमेंट कर देना। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली है, स्पैन का मतलब होता है दायरा, कंट्रोल का मतलब होता है कितने लोगों को आप अपने अंडर आपकी बात मानेंगे। ठीक है, आपको किनको किनको कमांड देना है, सुपरवाइज करना है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर और सुपरवाइजर कैन डायरेक्टली मैनेज इफेक्टिवली। ध्यान से सुनो, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर और सुपरवाइजर कैन डायरेक्टली मैनेज इफेक्टिवली।
इफेक्टिवली का मतलब क्या है, सपोज किसी भी स्कूल में एक प्रिंसिपल है, अब सपोज प्रिंसिपल को कितने सारे काम करने होते हैं, सारा काम क्या वो कर सकती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सारा काम मुझे ही करना है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इस केस में इनका बहुत ज़्यादा लार्ज तो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना है, इनको कैंटीन भी देखनी है, इनको क्लास वर्क यानी एकेडमिक वर्क्स भी देखना है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी देखना है, सारा काम इन्हें ही देखना है। लेकिन कितना ज़्यादा क्योस्क हो जाएगा, सब लोग दिन भर इन्हीं को कॉल करते रहेंगे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इसमें लार्ज तो है, वाइडर तो है, लेकिन क्या ये इफेक्टिवली मैनेज हो पाएगा इनसे? नहीं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर और सुपरवाइजर कैन डायरेक्टली मैनेज इफेक्टिवली। ठीक है, कितने लोगों को ये इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड का मतलब क्या होता है? जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन विच वन मैनेजर कंट्रोल मैनी सबऑर्डिनेट्स। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। फ्लैट क्यों होता है ये याद रखना, ये इसके फीचर्स भी है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है। क्यों? एक मैनेजर है, इसके अंदर में बहुत सारे लोग आए। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। बट ये सुटेबल कहाँ के लिए है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जहाँ पे मैनेजमेंट लेवल्स थोड़े कम है उसके लिए सुटेबल है। और तब सुटेबल है जहाँ की जो स्टाफ है ना वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, इनको ज़्यादा डायरेक्शंस की या ज़्यादा सुपरविजन्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एक ही मैनेजर काफ़ी है, इन पे वो रिलाई कर सकता है इतने सारे लोगों पे। इस केस में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बेटर है। क्लियर? दूसरा है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे एक ही मैनेजर जो है वो कुछ ही सबऑर्डिनेट्स को बस इनको मैनेज करना है। ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक मैनेजर है, इसके नीचे एक प्रॉपर हायरार्की होगी, मैनेजर 1, मैनेजर 2, इस तरीके से हायरार्की होगी। यहाँ पे ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़्यादा सुटेबल है। सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मोर लेवल ऑफ हायरार्की देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और ये तब सुटेबल है जहाँ पे टास्क ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो वाइड है ये फ्लैट है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, आप मत होना। वाइड, फ्लैट, वाइड मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही साथ देखना है, इसीलिए वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? एक ही को देखना है, तो इसीलिए ये थोड़ा टॉल हो जाता है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्लियर? अगर मैनेजर जो है वो 5 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है, अगर मैनेजर 5 एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहा है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 5 है। ठीक है, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी सुटेबिलिटी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। अब कौन कौन से फैक्टर्स स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करते हैं ये भी ज़रा देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ, सबसे पहला जो है नेचर ऑफ वर्क। अगर रूटीन टास्क है, ठीक है, डेली एक ही काम हो रहा है, तो वहाँ पे वाइडर जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है परफॉर्म करना, तो वहाँ पे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सूटेबल है। क्लियर? मैनेजर की बात करें तो मैनेजर अगर जितने भी लोग हैं वो स्किल्ड हैं तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ सूटेबल। अगर स्किल नहीं है तो नैरो स्पैन या फिर ऑफ कंट्रोल विल बी सूटेबल। सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो अगर स्किल टीम है तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल सूटेबल, अगर नहीं है तो नैरो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर डिजिटल टूल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या हो सकते हैं तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल पॉसिबल है। ठीक है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब ये है कि अगर आपके जो सुपरवाइजर के अंडर में जितने सबऑर्डिनेट्स हैं, एक बॉस है और इसके जो भी जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ना ये डिस्टेंस लोकेशन पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, इन दैट केस नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी सुटेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमोट वर्क के काम को करने के लिए ज़्यादा इनको अटेंशन देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट तो सुपरविजन हो नहीं रहा है, इतने सारे लोगों को देखने के लिए अगर एक ही सुपरवाइजर्स बहुत सारे लोगों को देखेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, अलग अलग जगह पे हैं, काम को मैनेज करना या कोऑर्डिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर डिस्टेंट लोकेशन पे हैं, इन दैट केस नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी सुटेबल। और सब अगर एक ही ऑफिस में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो कौन सा? वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बताओ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट में कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सूटेबल है? क्या है क्वेश्चन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सही है और R&D डिपार्टमेंट में कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सही है? नैरो या वाइडर? नैरो या वाइडर? ठीक है, नीचे कमेंट करना। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के बारे में। ठीक है, सो
स्टाफिंग एंड राइटिंग का डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस आए हैं और इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।